आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है। आज ही के दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का 15 अक्टूबर 1931 में जो भारत के दक्षिण में जो अंतिम कोना है, जहां से श्रीलंका थोड़ी सी दूर पर है, जहां पर भगवान श्री राम ने पुल बनाया था लंका के ऊपर, रावण के ऊपर आक्रमण करने के लिए, रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। एक अत्यंत गरीब साधारण परिवार में जन्म हुआ। तीन पिता की फैमिली एक साथ रहती थी। खुद 7-8 भाई बहनों में से एक थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वह व्यक्ति थे जो केवल एक अच्छे इंसान नहीं थे, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो नहीं होते तो देश जहाँ पर आज है वहाँ पर नहीं होता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम था अबुल पक्कीर जैनुल्ला बेदीन अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जिनको बोला जाता है, उनका पूरा जीवन प्रेरणा स्रोत है। उनका पूरा जीवन संघर्षों में, कठिनाइयों में बीता। फिर भी उन्होंने कभी भी संघर्षों के पीछे सिर नहीं झुकाया। असफलताओं से वो पीछे रुके नहीं, झुके नहीं, लगातार आगे बढ़ते गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शायद ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में भारत का कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं कहेगा, जिनके बारे में भारत का कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। सबसे अधिक यदि लोकप्रिय व्यक्ति की बात करें तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। वो हिंदुस्तानियों के दिलों में बसते हैं। विज्ञान की बात हो, पर्यावरण की बात हो, साहित्य हो, कविता हो, वीणा हो, आस्था पढ़ने, गीता पढ़ने की बात हो, भारतीय धर्म संस्कृति में रुचि रखने की बात हो, वो सब बहुत गहराई से समझते थे। और गीता केवल नहीं, वो कुरान को भी मानते थे। वो एक लेखक थे, एक वैज्ञानिक थे, एक शिक्षक थे, एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, और उनको जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, उस काम के लिए उनको पहले पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण मिला, फिर भारत रत्न मिला। और उनकी काम के प्रति उनकी इतनी दीवानगी थी कि वो काम के अलावा और कोई काम सोचते ही नहीं थे। और पूरी दुनिया में कलाम जी को इतनी मान्यता थी कि दुनिया की 40 यूनिवर्सिटियों ने उनको डिग्री दी थी, उनको मानद डिग्री दी थी। तो ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिस समय राइज करते हैं, जन्म तो उनका जन्म हुआ 1931 में। लगभग 30 साल तक तो वो पढ़ाई करते हैं, 1957 तक। 1931 में जन्म हुआ। बचपन में जो जन्म हुआ वो संयुक्त परिवार में हुआ। 3 परिवार रहते थे। माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ने में बड़ी समस्या थी। समस्याएं किस प्रकार थी आप समझ लीजिए कि बचपन में जब पढ़ते थे तो पिता बोट चलाते थे, मछुआरे थे, मछलियां पकड़ने का काम करते थे। तो एक बार तूफान आया तो बोट खराब हो गई। तो उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम के सामने दिक्कत आई कि पता नहीं पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनको रामेश्वरम से लगभग 3 मील दूर है धनुषकोटी, 2.5-3 मील। तो धनुषकोटी के स्टेशन पर जाकर वो अखबार लेकर आते थे। रामेश्वरम के कस्बे में अखबार बांटते थे। और केवल सुबह सुबह अखबार का काम नहीं करते थे। जब वो पढ़ते थे तो उस समय गणित के एक अध्यापक उनके पास होते थे। उन अध्यापक की यह नियम रहता था कि मैं ट्यूशन उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो सुबह 4:30 बजे उठ के मेरे पास आएंगे, और 4:30 बजे भी जो नहाकर आएंगे ऐसे बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पढ़ने की ललक इतनी ज़्यादा थी कि वो उस समय जाते थे, सुबह उठते थे, नहाते थे, पहले गणित का ट्यूशन पढ़ते थे, उसके बाद स्टेशन जाते थे, अखबार लाते थे, अखबार बांटते थे, खुद भी अखबार पढ़ते थे, उसके बाद स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद फिर शाम को अखबार के पैसों की उगाही के लिए जाते थे, उसके बाद रात को पढ़ते थे। उनके घर वालों ने उस समय, आप अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर कलाम की पढ़ने की लगन देखकर उनकी माँ ने उनके लिए एक लैंप खरीदा था। माना रात को वो पढ़ना चाहें तो पढ़ भी नहीं सकते हैं, घर में लैंप नहीं है, लालटेन नहीं है, कोई चिमनी नहीं है। तो इतना संघर्ष का जीवन उनका रहा। बचपन में एक बार उनके जो अध्यापक हैं वो उनको लेकर गए कक्षा में। उन्होंने बताया कि पक्षी हैं, ये कैसे उड़ते हैं, और पक्षियों का उड़ना दिखाने के लिए वो समुद्र के ऊपर लेकर गए। जब वो उनको समुद्र के ऊपर लेकर गए और पक्षियों के बारे में उड़ना बताया, उड़ना सिखाया, तो डॉक्टर कलाम ने उसी समय संकल्प कर लिया कि मुझे तो पक्षियों की तरह उड़ना है, उड़ने वाला साइंटिस्ट बनना है, या फाइटर प्लेन होते हैं उनका पायलट बनना है। ये उनके मन में उसी समय बैठ गई। उनके पिता पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे दिए। डॉक्टर कलाम, अब जिस समय डॉक्टर कलाम राइज करते हैं, कॉलेज में बचपन की पढ़ाई वहीं पर हुई। वहाँ की पढ़ाई करने के बाद फिर उन्होंने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में, फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। उसके बाद एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में उन्होंने
डिप्लोमा किया और ये सब करने के बाद वो अपने फील्ड में उतरे। उससे पहले जब वो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो एक बार जब मैथ का टीचर है वो गलती से एक दूसरी क्लास में चले जाते हैं, दूसरी क्लास में मैथ के एक टीचर मैथ पढ़ा रहे होते हैं, तो जब वो अपनी धुन में क्लास के अंदर एंट्री कर जाते हैं कुछ सोचते सोचते विचार करते करते, तो वो जो मैथ के टीचर हैं वो उनकी कॉलर पकड़ लेते हैं सारी क्लास के सामने और ये कहते हैं ये देखो ये साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ऐसे कोई साइंटिस्ट होते हैं, इनको ये नहीं पता कि इनकी क्लास कौन सी है, ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, और कॉलर पकड़कर पूरी क्लास के सामने खूब बेइज्जती करते हैं। खैर डॉक्टर कलाम कभी भी इंसल्ट नहीं मानते थे, वो अपने बहुत सरल और साधारण थे। वो जब पूरे कॉलेज में अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं तो वही मैथ के टीचर उनको पूरी असेंबली में खड़ा करके उनके बारे में बताते हैं कि ये डॉक्टर कलाम है और उनसे प्रभावित होते हैं। तो ये उनके कॉलेज की हमने एक बात की। तो डॉक्टर कलाम जब जिस समय आते हैं तो उस समय का आप समय देखिए, 1957 में इन्होंने पढ़ाई पूरी की। जब इन्होंने 1950 के दशक में पढ़ाई पूरी की तो पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ये उस समय का समय देखिए, 1960 का समय है, 1960 में महात्मा गांधी नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है तो नेहरू एकदम बहुत डाउन हो जाते हैं। चीन जो युद्ध करता है उसमें भारत की हार होती है शर्मनाक तरीके से। हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पर अक्साई चीन के ऊपर चीन का कब्जा हो जाता है और पूरे देश का मोरल डाउन चला जाता है। ये वो समय है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जब अभियान चलाया था कि हिंद चीन भाई भाई, और वो सफ़ेद कबूतर उड़ाते थे नोबेल की शांति पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए, वो लगातार लगे रहते थे। तो उस समय का समय है। ये जो कारखाने उस समय थे जो अंग्रेजों के बनाए हुए हथियार बनाने के कारखाने थे, जिसमें पिस्तौल बनाई जाती है, जिसमें गोली बनाई जाती है, हथियार बनाए जाते हैं, तो उन कारखानों में उन्होंने क्या कर दिया, कप प्लेट बनवानी शुरू कर दी। उन्होंने लोहे के तसले जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट हैं उनको बनवाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जब हमारा दुश्मन नहीं है तो हमारी तो किसी से लड़ाई होने वाली नहीं है। तो ऐसी नेहरू की नीति थी। तो 1960 में बुरे तरीके से हार होती है हमारे सैनिकों के पास। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की 303 से भी पहले की गन होती हैं, राइफल होती हैं, कोई जूता नहीं होता, पहनने के लिए मोजा नहीं होता, ड्रेस ठीक नहीं होती, बुलेट प्रूफ कोई जैकेट की बात तो छोड़ ही दीजिए, लड़ाई लड़ने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं होते हैं, सैनिकों को मोर्चे पर ले जाने के लिए जीप नहीं होती हैं, व्हीकल नहीं होते हैं, सैनिक अगर घायल हो जाए तो उनके ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसी सिचुएशन है कि जो बॉर्डर के जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर कोई चौकी बनी हुई नहीं है, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, संचार की कोऑर्डिनेशन की सुविधाएं नहीं है। तो ये जो 1962 का युद्ध हुआ है ये एकदम अप्रत्याशित हुआ है। 1959 में दलाई लामा आए हैं भारत तिब्बत से, उसके बाद चीन ने ये सोचा कि हमारे दुश्मन को भारत शरण दे रहा है, 1962 में वो हमला करता है। तो स्थिति बड़ी विकट है। भारत सैनिक ताकत के बल पर पूरी तरह से हताश और निराश है। उसके पास कुछ भी नहीं है, मिसाइल की तो दूर की बात, अच्छी बंदूकें नहीं है, कोई राइफल नहीं है, कोई अपना कोई सिस्टम नहीं है, सैटेलाइट तो दूर की बात है, संचार के जो इंटरनल सिस्टम है वो नहीं है। जितने रोड हैं, अब अगर चीन बॉर्डर की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश से तेजपुर से जितने रास्ते जाते हैं उन रास्तों को इतना टूटा हुआ है कि वहां पर यदि कोई ठीक स्वास्थ्य का व्यक्ति ऊपर जाए तो ऊपर चढ़ता चढ़ता उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए। और ये मैं 2 साल पहले की बात करता हूं, त्वांग बॉर्डर के ऊपर, चाइना में त्वांग बॉर्डर है, दूसरे बॉर्डर है, वहां पर अभी भी आज़ादी के 60 सालों बाद भी अभी भी रोड की हालत हम यदि बात करें तो कोई सैनिक वहां घायल हो जाए तो वो सैनिक ये कहता है, मेरी कुछ सैनिकों से बात हुई जब 2 साल पहले मेरा जाना हुआ, तो वो कहते जी हम यदि भगवान ना करे कुछ यहाँ हम घायल होते हैं तो हॉस्पिटल में हम जब तक गुवाहाटी पहुँचेंगे तो गुवाहाटी पहुँचने से पहले तो हम रोड के कारण मर जाएंगे। रोड इतना खराब है कि रोड के कारण ही डेथ हो जाएगी। अगर वहां पर सेना है और सेना की गाड़ियां, सेना के टैंक वहां पर भिजवाने हैं तो रोड इतना खराब है कि वहां पर उनको भेजा नहीं जा सकता। तो ये इन चीजों के बारे में उस समय की सिचुएशन का अंदाजा लगाइए कि क्या सिचुएशन थी। तो उस समय कलाम ऊपर उठते हैं 1960 के दशक में जब वो शुरू करते हैं, और जब वो एक वैज्ञानिक के तौर पर शुरू करते हैं, पहले इसरो में सेवा देते हैं। इसरो में सेवा देने के बाद वो डीआरडीओ में आते हैं, उनकी ड्यूटी विशेष रूप से लगाई जाती है। और उसके बाद जब पहला परमाणु परीक्षण होता है 1974 का तो उनको देखने के लिए बुलाया जाता है। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण होता है 1998 का, वो तो पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग की बात हो, ऑर्गेनाइजिंग करने की बात हो, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, वो सारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है। हमने ऋषि नहीं देखे हैं,
लेकिन मैं कहता हूं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को देख लीजिए, पुराने भारत के ऋषि वैसे ही होते होंगे जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, क्योंकि हमारे दिल में वो अभी भी हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का धर्म क्या था ये कोई मायने नहीं रखता। वो मुसलमान हैं, मुसलमान थे, लेकिन वो हिंदुओं से ज़्यादा पूजनीय हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम की जब डेथ हुई तो उनकी डेथ में जितने मुस्लिम लोग जनाजे में थे, उससे ज़्यादा मुसलमान याकूब मेनन के जनाजे में थे। याकूब मेनन, जिसको फांसी दी गई थी मुंबई के बम ब्लास्ट में, जो एक्यूज्ड था, तो उसके जनाजे में मुसलमान ज़्यादा थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में हिंदू ज़्यादा थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि ऐसे व्यक्ति किसी देश में होते हैं तो उस देश की ताकत होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो देश को देश नहीं मानते, देश में जिनकी निष्ठा नहीं होती, वो किसी भी देश की ताकत नहीं होते हैं। तो मुसलमानों से किसी राष्ट्रभक्त का कोई विरोध नहीं हो सकता। हमारा भी कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है उनकी उस भावना से जिससे वो भारत को जमीन का टुकड़ा मानते हैं, वो भारत को मां नहीं मानते। उनकी निष्ठा भारत में नहीं है, उनकी निष्ठा पाकिस्तान में है। जब वो भारत के संविधान को, भारत की मर्यादाओं को, भारत की संस्कृति को, भारत के अतीत को, भारत के पूर्वजों को, हमारे ऋषियों को जब वो नहीं मानते, तो हमें आपत्ति होती है कि जब उनकी निष्ठा नहीं है, वो इस देश को जब धर्मशाला की तरह मानते हैं, तो धर्मशाला में रहने वाले व्यक्ति कभी भी धर्मशाला या होटल के मालिक नहीं हुआ करते। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जितना सम्मान मुझे लगता है हिंदू करते हैं, उतना शायद मुसलमान भी नहीं करते। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये सारा भारत, जो आज वैश्विक स्तर पर महाशक्ति के रूप में खड़ा है, आज भारत की एयरफोर्स, भारत जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, परमाणु हथियारों में जो आज दुनिया के सामने खड़ा है, आज अभी जो हमने मंगलयान भेजा था, चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान चाहे सफल नहीं हो पाया, अगली बार सफल हो जाएगा, उससे पहले बहुत सफलताएं मिली हैं। आज दूसरे देशों के सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं। तो ये जो सारी ताकत आई, इसके मूल में बात की जाए तो डॉक्टर भाभा हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, सतीश धवन हैं, और उसके बाद इनमें जो बड़ा योगदान है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। तो आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत संघर्ष रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1960 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसको इसरो कहा जाता है, उसमें उन्होंने पहले शुरू किया। पहले एक उन्होंने हार्बर बनाया, एक छोटे हेलीकॉप्टर के ऊपर काम किया। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई से वो मिलते हैं। सबसे पहले वो 1957 में जब पढ़ाई पूरी करते हैं तो एक जगह फाइटर, जो एयरफोर्स में फाइटर होते हैं, उनकी वैकेंसी निकलती हैं। वो अप्लाई करते हैं तो उनका नंबर 9वां आता है। 8 वैकेंसी थी, तो 8 लोगों का सिलेक्शन होता है। 9वें व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वो निराश हो जाते हैं। अब निराश होने के बाद फिर वो थोड़े दिन बाद अपने आप को ठीक करते हैं, दोबारा से तैयारी करते हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के पास वो इसरो में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई उनकी प्रतिभा को पहचान लेते हैं और उनको इसरो के अंदर नियुक्ति देते हैं। इसरो के अंदर वो जब जैसे ही आते हैं, और ये जो समय है ना, ये समय कैसा है आप देखिए, ये समय ऐसा है कि हजारों करोड़ के हथियार दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं। अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, इजराइल की बात करें, ये अमीर इसलिए नहीं है कि इनके यहाँ कोई पैदावार ज़्यादा होती है। ये अमीर इसलिए हैं कि ये हथियार बनाते हैं, उच्च टेक्नोलॉजी के हथियार बनाते हैं और वो हथियार बेचते हैं। इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को हथियार उनसे खरीदने पड़ते हैं। और ये जो हथियारों में कमाई करते हैं, ये कई गुना ज़्यादा करते हैं, लाखों करोड़ की कमाई करते हैं। अभी मैं एक सौदा बताऊं, भारत ने एक हथियार खरीदा है, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीदी है, S-400 के नाम से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उस डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए 5 सेट उसके खरीदने के लिए भारत को 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये जो अमेरिका कुछ उत्पादन नहीं करता, हथियार बेचता है। तो ये वो समय है जब हमारे पास अच्छे हथियार नहीं है। 1962 के युद्ध में हम हारे हैं और हमारे पास पाकिस्तान जैसा छोटा देश हमें आंखें दिखाता है। 1965 का युद्ध हुआ, हमारे सैनिकों ने वो संकल्प के बल पर जीता। पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक थे, हमारे पास हल्की क्वालिटी के सामान्य टैंक थे। पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे वो अच्छे थे। हमारे पास उतनी अच्छी ताकत एयरफोर्स की उस समय 1965 से पहले नहीं होती थी। तो उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो पढ़ाई में इतने अच्छे थे, वो चाहते तो विदेशों की किसी हथियार बनाने वाली एजेंसी में वो नौकरी कर सकते थे, विदेश में साइंटिस्ट लग सकते थे और वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने विदेश जाना स्वीकार नहीं किया।
उनका मन ये था कि मैं भारत के लिए काम करूंगा, जो भारत के अंदर मैं कर सकता हूं उसको मैं करूंगा। तो विदेशों के कैरियर को ठुकरा कर उन्होंने 1958 में पहले डीआरडीओ से जुड़े, वहां पर छोटे प्रोजेक्ट किए, और डीआरडीओ के बाद उनको हैदराबाद में वो थोड़े समय से रहे। हैदराबाद में जब वो रहे तो जब उनको इसरो में डॉक्टर विक्रम साराभाई लेकर आए तो उन्होंने एक टारगेट लिया कि हम यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने का व्हीकल बनाएंगे, सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, वो क्रैश हो गया। और जब वो क्रैश हुआ पहले, तो वहाँ के लोगों ने खूब मजाक बनाया डॉक्टर कलाम का कि भी ये तो ठीक नहीं है। जो अपने पत्रकार हैं उन्होंने जब उनको कहा कि इस्तीफा दो, आप तो अच्छे वैज्ञानिक नहीं हो, तो डॉक्टर सतीश धवन जो उनके सीनियर थे उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर कलाम की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, और किसको इस्तीफा देना है किसको इस्तीफा नहीं देना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको तय करूंगा, पत्रकारों को इसको तय करने की जरूरत नहीं है। तो ये डॉक्टर कलाम ने इसरो में काम करना शुरू किया। इसरो में काम करते करते उन्होंने 4 साल तक इसरो में काम किया। इसरो में काम करते करते उन्होंने एसएलवी बनाया। एसएलवी किसको कहते हैं? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो होता है जिसमें जैसे आपने देखा कि तोप होता है, तोप के अंदर गोला डालते हैं, तो तोप क्या करता है? गोले को फेंकने का काम करता है। तो ये जो एसएलवी है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये वो व्हीकल है जिससे यदि गोला कोई फेंका, सैटेलाइट को फेंका जाए, तो सैटेलाइट अपनी जो ऑर्बिट है उसके अंदर जाकर वो सेट हो जाता है। अभी मिशन मंगल के नाम से एक मूवी आई थी अक्षय कुमार जी की, कुछ अच्छी मूवी इस 1 साल में बनी है। मुझे लगता है वो आपको अपने बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए। आपको इसकी कोई सीडी या डीवीडी मिल जाएगी, तो उस सीडी या डीवीडी को लाकर आप उस मूवी को जरूर देखिए। उस मूवी को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं और किस प्रकार से ये जो मिशन है ये मिशन चलते हैं। 1980 में रोहिणी सफल हो जाता है। तो ये एसएलवी क्या होती है? एसएलवी जैसे तोप के अंदर गोला डालते हैं, और तोप के अंदर जब गोला डालते हैं तो तोप के पीछे जब आग लगाते हैं तो बारूद फटता है और गोला निकलकर दूर जाकर गिरता है। जैसे बंदूक के अंदर गोली होती है, बंदूक को जब दबाते हैं तो गोली चलती है। तो सैटेलाइट को उस एसएलवी लॉन्च व्हीकल में रख के उसको लॉन्च किया जाता है, जिससे वो अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में जाता है। ये बहुत उच्च टेक्नोलॉजी का काम है, क्योंकि इसमें अगर 1 डिग्री का भी अंतर आ जाए तो वो सैटेलाइट बेकार हो सकता है। वो यदि ऑर्बिट में ना जाकर ऑर्बिट से बाहर चला जाए तो अंतरिक्ष में गुम हो जाएगा, ऑर्बिट से पहले रह जाए तो वो पृथ्वी के ऊपर दोबारा गिर जाएगा। और उसको जो लॉन्च किया जाता है तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी से लॉन्च किया जाता है कि जिस देश को जहां के डाटा चाहिए उस डाटा की वो परिक्रमा करे, उससे वो फोटो ले, वहां से वो जानकारी गैदर करे, और उसके बाद वो किसी दूसरे सैटेलाइट से भी ना टकराए। तो ये बहुत हाई कंप्यूटेशन का काम है। तो ये काम करने में डॉक्टर कलाम ने बहुत बड़ा काम किया, और जब उन्होंने बहुत बड़ा काम किया तो 1980 में उनको इंदिरा गांधी ने बुलाया उनके पास। एक बार जब वो ऐसे ही टहल रहे होते हैं तो सतीश धवन का फ़ोन आता है, जो उनके सीनियर होते हैं, वो उनको बुलाते हैं। जब वो उनको बुलाते हैं तो उनको बुलाते हुए जब वो कहते हैं कि भी जल्दी से आ जाओ, तो वो कहते हैं क्या काम है? तो वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है और दिल्ली चलना है। तो उनके पास वो कहते हैं मेरे तो फॉर्मल कपड़े नहीं है, मैंने तो चप्पल पहनी है। तो वो कहते हैं आपका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है कि आपको कुछ फॉर्मल कपड़े पहनने की, कोट पैंट पहनने की या जूते पहनने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो काम है वही आपका व्यक्तित्व है। तो इंदिरा गांधी के पास लेकर जाते हैं। इंदिरा गांधी के पास जब वो लेकर जाते हैं तो इंदिरा गांधी के पास लेकर जाते हुए वो वहाँ पर जो मिनिस्ट्री होती है वो उनकी पीठ थपथपाती है, उनको खूब उनकी बातचीत करती है, और उसके बाद उनको एक नया काम दिया जाता है कि अब आपको मिसाइल डेवलप करनी है। इससे पहले तो वो इसरो में काम कर रहे हैं। इसरो में क्या काम कर रहे हैं? सैटेलाइट छोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके बाद मिसाइल के काम में उनको लगाया जाता है। और ये जब सैटेलाइट छोड़ने का जब ये फाइनल काम होना था, तो उस फाइनल काम में क्या होता है? उससे फाइनल काम में मिसाइल प्रोग्राम के शुरू करने से पहले जब वो शुरू करने वाले होते हैं, मेजर डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो उस समय जब ये प्रारंभिक चरण पर होता है तो विक्रम साराभाई की डेथ हो जाती है। विक्रम साराभाई की डेथ होने के बाद फिर उनके डॉक्टर कलाम के जीजाजी की डेथ हो जाती है। जीजाजी की डेथ होने के 1 महीने बाद पिताजी की डेथ हो जाती है। एक बार जब उनको फ्रांस जाना था तो फ्रांस जाने से 1 दिन पहले उनकी माताजी की डेथ हो जाती है। उनके पास जो उनकी टीम काम करती है, उनकी टीम जो काम कर रही है, उनमें से एक साइंटिस्ट जो गैस के ऊपर कुछ काम कर रहे होते हैं, उनका मास्क फट जाता है, गैस का चैम्बर फट जाता है और वो साइंटिस्ट जल जाते हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कई महीने से सोए हुए नहीं है, तो भी वो परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं।
तो निराशा के अंदर, हताशा के अंदर भी बड़ा काम कैसे किया जाता है, ये डॉक्टर एपीजे कलाम से हम सीख सकते हैं। जो एसएलवी उन्होंने बनाया, तो ये एसएलवी एक बार में सफल नहीं हुआ। इस एसएलवी को सफल करने में उनको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ी, बार बार काम करना पड़ा। और ये जो एसएलवी बनता है और ये जो मिसाइल बनते हैं, इनके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजी होती है। कई सारी टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक तो बारूद की टेक्नोलॉजी होता है कि कोई ईंधन होगा जो आगे धकेलने का काम करेगा। दूसरा कंप्यूटर साइंस जुड़ा होता है, प्रोग्रामिंग जुड़ी होती है, कैलकुलेशन जुड़ा होता है। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो जाकर एक मिसाइल बनती है, एक अंतरिक्ष का प्रोग्राम बनता है। तो उनको मिसाइल के प्रोग्राम में लगा दिया जाता है। जब उनको मिसाइल के प्रोग्राम में लगा दिया जाता है तो वो मिसाइल का प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। 1980 में उनको इसरो से डीआरडीओ में भेजा जाता है। अब तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का काफ़ी नाम हो चुका है। इसरो से जब उनको डीआरडीओ में भेजा जाता है तो इसरो वाले उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते कि ऐसा साइंटिस्ट जो 24 घंटे काम करता है, जो विजनरी है, जिसके अंदर लालच नहीं है, जिसके अंदर देश को आगे ले जाने की क्षमता है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी संगठन छोड़ना नहीं चाहता। तो वो मना करते हैं। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए भी काफ़ी समस्या है, लेकिन वो देश हित को आगे रखते हुए डीआरडीओ में जाने का फैसला करते हैं। डीआरडीओ में फिर वो मिसाइल डेवलप करते हैं। तो पहली मिसाइल पृथ्वी डेवलप होती है, उसके बाद अगली मिसाइल की रेंज आती है अग्नि के नाम से। 1989 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते हैं। 20 अप्रैल को पूरी दुनिया देख रही है, अग्नि को लॉन्च करना है। अग्नि को लॉन्च करते हुए 20 अप्रैल को जो अग्नि लॉन्च करती हैं वो फेल हो जाती है। 1 मई को फिर से डेट तय की जाती है, फिर लॉन्च की जाती है, वो भी फेल हो जाती है। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फिर पूरे देश में आलोचना होती है। अपने देश का ये दुर्भाग्य है, साइंटिस्ट जब काम करते हैं तो उनको बहुत सी, कई बार 1 लाख में 1% संभावना होती है ठीक होने की। और जब हम कोई काम पहली बार करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उसमें तो ये संभावनाएं और ज़्यादा असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी आपने देखा होगा हमारा जो अभी चंद्रयान जो लॉन्च हुआ, इसरो के जो हमारे चीफ हैं सिवान जी, उनका जीवन भी पूरे संघर्षों में बीता है। उन्होंने लॉन्च किया, अंतिम समय में गड़बड़ हो गई। अब इसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमें नहीं पता कि चंद्रमा के उस हिस्से का टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ का वातावरण क्या होगा। अब ऊपर से चंद्रयान को लाना है, वेलोसिटी, उसकी स्पीड को कम करना है, वहाँ पर कोई ब्रेक लगाने वाला व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, वहाँ कोई संदेश भेजते हैं तो रेडियो सिग्नल से संदेश भेजा जाता है। तो इन चीज़ों में बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो हमारे देश में लेकिन आलोचना करने वाले व्यक्ति बहुत हैं। वामपंथियों की बात करें, दूसरे लोगों की बात करें, तो ये सारे लोग जब बुलेट ट्रेन बनाने की बात होगी, सैटेलाइट छोड़ने की बात होगी, तो वो विरोध करेंगे। मैं आपको एक पुरानी घटनाक्रम बताता हूं। जब इंदिरा गांधी जी ने मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया था तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर उनका इतना भरोसा था कि मिसाइल प्रोग्राम जब उन्होंने शुरू किया तो उनकी कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी। इंदिरा गांधी तो बहुत ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थी, सब उनकी बात मानते थे, पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार रही है, तो भी उनकी कैबिनेट ने उनको इजाजत नहीं दी कि मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो उन्होंने सीक्रेट तरीके से फंड का अरेंजमेंट करके डॉक्टर कलाम को, सतीश धवन को लगा कर रखा कि देश के लिए ये आवश्यक है तो इसको कीजिए। हम कांग्रेस के विरोधी नीतियों के आधार पर हैं, लेकिन यदि इंदिरा गांधी की बात की जाए तो उन्होंने देश हित में कई अच्छे काम किए, कई उन्होंने हार्ड डिसीजन लिए जिससे देश आगे बढ़ा। मिसाइल प्रोग्राम भी मैं यूँ कहूँ कि इंदिरा गांधी की देन है। इंदिरा गांधी ने मिसाइल प्रोग्राम को इनिशिएटिव किया और उसका उन्होंने विजन रखा और उसका काम शुरू किया। यदि इंदिरा गांधी उस समय डिसीजन नहीं लेती, इसरो के ऊपर, डीआरडीओ के ऊपर भरोसा नहीं करती, डॉक्टर कलाम को उसकी कमान नहीं सौंपती, तो शायद आज भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति नहीं होती। हम सात्विक व्यक्तियों को निष्पक्ष मूल्यांकन करना है, तो जो अच्छा है उसको हम अच्छा कहेंगे। कांग्रेस के पाप बहुत हैं लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए हैं तो उनके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने फिर, अब डॉक्टर कलाम के बारे में कार्टून बन रहे हैं। मैं बात कर रहा था वामपंथी लोगों की। बुलेट ट्रेन की बात करेंगे तो कुछ राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं, जी बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है। भैया, हमें बुलेट ट्रेन की ज़रूरत इसलिए है कि हमें जमाने के साथ चलना है, हमें सैटेलाइट की भी ज़रूरत है, हमें हथियार बनाने की भी ज़रूरत है, हमें आगे जाने की भी ज़रूरत है। वामपंथी खड़े हो जाएंगे कि देश के अंदर तो इतने भूखे हैं, क्योंकि इनको देश से प्यार नहीं है। इनके लिए तो तब अच्छा है जब भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो ये सपना देखते हैं कि किसी राज्य के टुकड़े हो जाएं तो ये चीफ मिनिस्टर बन जाएं, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो ये अपने एक नया देश बनाकर उस देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, उस देश के प्रेसिडेंट बन जाएं। तो ये वामपंथी और जो देशद्रोही प्रकृति के लोग हैं,
इनकी कोई स्थिति नहीं है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि जब डॉक्टर कलाम के कार्टून बन रहे थे तो इन कार्टूनों में पूरे देश में उनकी आलोचना होती है। तो आलोचना होते होते डॉक्टर कलाम फिर एक नई डेट रखते हैं 22 मई को। 22 मई को और तैयारी करते हैं और 22 मई को अग्नि की सफल लॉन्चिंग होती है। सफल लॉन्चिंग होने के बाद पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है कि भारत ने मिसाइल बनाई कैसे, भारत के पास टेक्नोलॉजी आई कहां से। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल की हमने थोड़ी सी बात की। अब बात करेंगे मिसाइल होती क्या है। मिसाइल जब लॉन्च करते हैं तो पूरी दुनिया हैरत में पड़ती है कि ये मिसाइल भारत ने बनाई कैसे। उस समय मिसाइल बनाना बहुत बहुत उच्च टेक्नोलॉजी का काम है। उस समय मिसाइल किस किस देश के पास हैं? 5 देशों के पास अच्छी मिसाइलें हैं। अमेरिका के पास हैं, फ्रांस के पास हैं, चाइना के पास हैं, रशिया के पास हैं और ब्रिटेन के पास हैं, इंग्लैंड के पास हैं। बाकी और किसी के पास ना तो अच्छे परमाणु हथियार हैं ना मिसाइल हैं। तो ये बनाकर एकदम भारत महाशक्ति बनाने की लाइन में 1990 के दशक से आना शुरू हुआ। 1960-62 का दशक देखिए, समय देखिए। ये समय वो है जब हमारे पास अच्छे हथियार नहीं है, हम एक ताकत नहीं है। अब 1989-90 के आते आते डॉक्टर कलाम ने अभी 20 साल काम किया है। पहले इसरो में काम किया, इसरो में काम करने के बाद डीआरडीओ में काम करते हैं। तो इनके 20 साल के काम की मेहनत अब दिखती है। पूरी दुनिया में भारत सीना तान कर खड़ा है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे खड़ा है। और अब वो पूरे, उसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, अपना नेविगेशन सिस्टम है, वो हथियार बना सकता है, मिसाइल बना सकता है। परमाणु बम को 1 का परीक्षण कर चुका है और 1998 में जो दूसरा परीक्षण हुआ उसकी तैयारियां चल रही हैं, गुपचुप तरीके से सारी तैयारियां कर रही हैं। तो ये सब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कारण हुआ। मिसाइल कितने और कैसे प्रकार की होती हैं, थोड़ा सा हम मिसाइल के बारे में बात करेंगे। 2 प्रकार की मिसाइल होती हैं, एक क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती हैं जिसके पीछे बारूद लगा होता है, 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में। जैसे रॉकेट आपने देखा है ना, रॉकेट को आप छोड़ें, उसके पीछे बत्ती लगाएं तो रॉकेट का बारूद जब तक जलेगा उसके बाद रॉकेट ऊपर जाएगा। रॉकेट को सीधा चलें तो छोड़ें तो वो सीधा जाएगा, जब उसको थोड़ा टेढ़ा छोड़ें तो रॉकेट कुछ समय बारूद तक जाएगा। उसके बाद फिर वो अपनी गति से, वेलोसिटी से, अपनी स्पीड से आगे जाएगा और गिर जाएगा। कहीं जहां वो गिरेगा वहां पर आग लगा सकता है। दिवाली के ऊपर रॉकेट जब आप छोड़ते हैं तो ये जो मिसाइल है ये रॉकेट की तरह है। एक मिसाइल रॉकेट, वैसा रॉकेट जिसमें एक बार बारूद लगा दिया, डायरेक्शन तय कर दी तो फिर वो एक जगह गिरती है जाके। और दूसरा जो क्रूज मिसाइल है, आपने देखा होगा जब इराक ईरान का युद्ध होता था तो बार बार बीबीसी और दूसरे समाचार पत्रों में आता था कि अमेरिका ने लॉन्च की इतनी क्रूज मिसाइल, अमेरिका ने इतनी क्रूज मिसाइल छोड़ी है। तो क्रूज मिसाइल क्या होते हैं? एक तरीके से आप इनको सोच लीजिए कि ये ऐसी मिसाइल होते हैं जिनके अंदर इंजन लगा होता है और ये केवल अपनी वेलोसिटी के आधार पर नहीं चलती। इनके अंदर जो इंजन होता है उसमें ये उड़ते हुए जाती हैं, कम ऊंचाई के ऊपर उड़ती हैं और सीधा टारगेट को हिट करती हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ऐसा हवाई जहाज जिसके पंख नहीं है, जिसके अंदर कोई पायलट नहीं है, जिसके अंदर केवल इंजन है, इंजन को कहीं से हम गाइड कर रहे हैं और उसके बाद जब इनको छोड़ा जाता है तो ये दहन, इनका ईंधन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, तो जाकर ये टारगेट को हिट करती हैं। तो ये 2 प्रकार की मिसाइल होती हैं। इसमें भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में भी कई कई प्रकार की मिसाइल होती हैं। जमीन से जमीन वाली, जमीन से हवा, हवा से हवा, हवा से जमीन, जमीन से हवा, समुद्र से जमीन, समुद्र से हवा। तो ये अलग अलग प्रकार के मिसाइल होती हैं। तो ये जब मिसाइल इन्होंने शुरू की और इसमें अलग अलग रेंज होती है। तो जैसे शॉर्ट रेंज की जो 1000 किलोमीटर से कम जाती हैं, मीडियम रेंज की जो 1000 से 3000 किलोमीटर तक जाती हैं, इंटरमीडिएट रेंज की जो 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक जाती हैं, और जो 5500 किलोमीटर से दूर जाती हैं उनको इंटरकॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहा जाता है। भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी उपलब्ध हैं। इसकी देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। पहली जो हमारी मिसाइल बनी वो पृथ्वी बनी, उसके बाद अग्नि बनी। और ये जो मिसाइल हैं इनमें से एक तो सिंपल मिसाइल हो गई। सिंपल मिसाइल में बारूद या गोला लगा दिया जाता है, जहां पर वो फटती है तो वहां पर आग लगती है, वहां पर सब कुछ फट जाता है, उससे तबाही मचती है। दूसरी होती हैं स्ट्रेटेजिक वारहेड के साथ। ये कौन सी होती है? जिनके ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन लगाया जाता है, परमाणु बम दिया जाता है, जहां पर ये गिरें, चाहे वो बैलिस्टिक हो या क्रूज मिसाइल हो, जहां पर गिरे वहां पर परमाणु रेडिएशन फैल जाता है। ऐसा केमिकल लगाया जाता है कि वो केमिकल जहां पर गिरे तो वहां पर उस केमिकल से तबाही मच जाती है। तो ये दूसरे प्रकार का कैसा वार हेड वो लेकर जा रही हैं,
ऊपर क्या लगाया हुआ है, केवल बारूद है या बारूद के साथ साथ परमाणु बम भी लगाया जा सकता है, ये मिसाइल की एक और प्रकार है। तो ये जो 1980 में IGM-DP प्रोग्राम बनाया गया, इस प्रोग्राम के तहत पहले पृथ्वी डेवलप की गई, उसके बाद अग्नि की गई, अग्नि 4, 5, अग्नि 6 तक अब आ चुकी है। तो अग्नि 6 6000 किलोमीटर से ऊपर भी मार कर सकती है। उसके बाद और मिसाइलें बनाई गई। और मिसाइलें कौन कौन सी बनाई गई? निर्भय बनाई गई, शौर्य बनाई गई जो 700 से 1900 किलोमीटर तक मार सकती है, और जो सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक मतलब आवाज की गति के साथ उड़ सकती है। और ये जो केवल सुपरसोनिक नहीं है, ये मैक 7.5 है, मतलब आवाज जितनी गति से चलती है, जैसे बिजली कड़कती है तो बिजली के कड़क की जो आवाज हमें सुनाई देती है उससे 7 गुना ज्यादा वो चल सकती है। प्रहार के नाम से एक और मिसाइल बनाई गई जो सरफेस टू सरफेस है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली है, 150 किलोमीटर जिसकी रेंज है। आकाश के नाम से एक मिसाइल बनाई गई जो 25 किलोमीटर जिसकी रेंज है, और जिसको अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी तक हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे, अब हम दूसरे देशों को हथियार बेच सकते हैं, दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। और जो हमारे दुश्मन देश हैं, ऐसे सैटेलाइट जिससे हमें नुकसान हो सकता है, ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करने से हम मना भी कर देते हैं। तो ये जो इसरो है, ये देश के लिए कमाई करने का काम भी कर रहा है, केवल खर्च करने का काम नहीं कर रहा। तो इसके मूल में कौन है? इसके मूल में वही हैं जिनकी आज जयंती है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद अगली मिसाइल है बराक मिसाइल, जो भारत और इजराइल ने मिलकर बनाई है। इसके बाद जो सबसे बड़ी मिसाइल है, दूसरी एक मिसाइल है अस्त्र, जो एयर टू एयर मार करती है। मीका एक मिसाइल है जो एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मार कर सकती है, मतलब हवा से हवा में और जमीन से हवा में मार कर सकती है। इसके बाद हमने एंटी टैंक मिसाइल बनाई हुई हैं, और कुछ ऐसी मिसाइल हैं इनमें, जैसे नाग मिसाइल है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। इसको एक बार फायर करो और फॉरगेट हो जाओ, मतलब जो निशाना लगा दिया, एक बार फायर कर दिया तो उसके बाद ये निशाने को तबाह करके मानेगी। अब जो सबसे अपनी आधुनिक मिसाइल है वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है, रशिया की ऐसे ही एक नदी है, उसके उन दोनों के आधे आधे नाम को लेकर ये ब्रह्मोस नाम लिया गया। रूस और भारत ने मिलकर इसको डेवलप किया। ये ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी मिसाइल है, ये मिसाइल परमाणु वारहेड को भी ले जा सकती है। इसको हवाई जहाज से, इसको हवा से, जमीन से, कहीं से भी मार सकते हैं। और ये ऐसी क्रूज मिसाइल है कि एक बार दाग दी, दागने के समय जो इसका लक्ष्य निर्धारण किया, उसके बाद इसके लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। मान लीजिए टारगेट बदल गया तो इसको हम बदल सकते हैं। ये इतनी कम ऊंचाई के ऊपर उड़ती है कि इसको रडार पकड़ नहीं पाता। एक बार ये लॉन्च कर दी तो एंटी मिसाइल सिस्टम से भी इसको रोकना संभव नहीं है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये हमारे आसपास के जितने देश हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उनको ये लगता है कि भारत एक बड़ी ताकत बना है। तो इन सारी मिसाइल के डेवलपमेंट के पीछे जिसका हाथ है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। अभी एक आपने सुना होगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत रशिया से खरीद रहा है। अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है, चीन के पेट में दर्द हो रहा है। दोनों के जब पेट में दर्द हो रहा है तो वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ये खरीद रहा है। इसके 5 यूनिट वो खरीद रहा है। तो ये पांचों यूनिट कहाँ लगाएंगे? एक नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे, एक दिल्ली में लगाएंगे, एक मुंबई में लगाएंगे, एक फिर ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ पर है? ये जो राजस्थान के साथ जैसलमेर से लेकर ऊपर पंजाब तक जहाँ तक मिलता है, इस पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगाया जाएगा। तो ये जो S-400 क्या है? ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। 400 किलोमीटर की दूरी तक यदि कोई मिसाइल आ रही है तो ये डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकलेगी और उस मिसाइल को हवा के अंदर ही खत्म कर देगी। ये ऐसा सिस्टम है। ऐसे 5 सेट खरीदने के लिए हमें 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए कितने हैं? अपना जितना डिफेंस का बजट है उसका मैं कहूं तो लगभग 15% के बराबर, 2.5 से 3 लाख रुपए करोड़ का अपना डिफेंस का बजट है, तो उसका लगभग 15% एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने में हमें खर्च करना पड़ रहा है। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे कुछ वैज्ञानिक और बन जाएं तो जैसा डिफेंस सिस्टम हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं उससे अच्छा डिफेंस सिस्टम हम खुद बना सकते हैं। तो भारत के अंदर वैज्ञानिकता बढ़े, भारत के बच्चे वैज्ञानिक बने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके शिक्षक ने पक्षियों का उड़ना बताया तो उनके मन में रुचि जगी कि मुझे वैज्ञानिक बनना है। डॉक्टर विक्रम साराभाई उनको मिल गए तो वो वैज्ञानिक बन गए। इंदिरा गांधी के रूप में अच्छा नेतृत्व मिला तो मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला। तो अच्छा नेतृत्व होना और अच्छे वैज्ञानिक होना किसी भी देश की बहुत बड़ी ताकत है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कितने बड़े
और कितने बड़े नेता थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब उन्होंने 1998 का परमाणु परीक्षण किया तो परमाणु परीक्षण केवल नहीं करना था, ये ध्यान रखना था कि अमेरिका का जो सैटेलाइट है उसकी पकड़ में हम ना आए, अमेरिका को पता ना लगे। और ये जो जासूसी होती है ये किस लेवल की होती है मैं आपको बताता हूं। जो पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था, तो उस समय जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था तो हमारी राह पाकिस्तान के परमाणु बम के ठिकानों पर पहुंच गई। वहां जानकारी एकत्रित करने के लिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के जो जहां अंदेशा था कि इस लैब के अंदर परमाणु हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, वहां पर जो वैज्ञानिक काम करते थे उन वैज्ञानिकों, वो वैज्ञानिक जिस सैलून में बाल कटवाने के लिए जाते थे, वहां के सैलून में बाल कटवाने के बाद कटे हुए बालों का नमूना इकट्ठा किया। वो नमूना रा के जासूसों ने पाकिस्तान से भारत भेजा और भारत भेजने के बाद लैब में ये पुष्टि हुई कि इनके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है और ये रेडियो एक्टिव उसी प्रकार का है जो बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भारत को पता लग गया कि पाकिस्तान अपना परमाणु बम बना रहा है। इजराइल को एक बार पता लगा कि उनके दुश्मन के अरब के किसी देश में परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, तो उसने रातों रात बिना किसी दुनिया की परवाह करते हुए अपने विमान भेजे और उनके पूरे परमाणु अड्डे को तहस नहस कर दिया था, किसी की परवाह नहीं की। उनको पता था कि ये परमाणु बम बन गया तो बनने के बाद और ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा, तो इसको बनने से पहले ही मारो। हमारा रा का जितना नेटवर्क पाकिस्तान में था, अब पता लगने के बाद तो फिर ये भी पता लगाना, रिवर्स कैलकुलेशन हो गई कि कैसे पता लगा होगा। आसपास पूरी स्क्रीनिंग कर दी गई, पूरी नाकेबंदी कर दी गई, धरपकड़ शुरू हो गई। और शुरू होने के बाद हमारा रा का जासूसी का जो नेटवर्क था, एक नेटवर्क को डेवलप करने में, देखिए सेना बनाना आसान है, फिर भी आप 1 साल की ट्रेनिंग में सैनिक तैयार कर सकते हैं, लेकिन जासूसी का दूसरे देश में नेटवर्क तैयार करना ये 20 साल लगते हैं, जब तब जाकर ये होता है। तो हमारे देश में तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने चुनौती थी कि हमारे परमाणु बम के कार्यक्रम की जानकारी अमेरिका को ना लगे। तो उन्होंने पोखरण में जो परमाणु बम का परीक्षण किया, उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर सारे जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक के रूप में नहीं रहे, उनके लिए वर्दी सिलवाई गई। वो सैनिक के रूप में वहां पर कि सैन्य का कोई अभ्यास चल रहा है, उसके आधार पर उन्होंने सारी तैयारियां की, सारी तैयारी करके सफल परीक्षण किया। और उसका जो नाम रखा गया वो बुद्धा मुस्कुराया, कुछ ऐसा नाम रखा गया था। और ये संदेश दिया कि हमने हथियार तो बनाए हैं लेकिन ये हथियार शांति के लिए हैं। अमेरिका ने उस समय बहुत हल्ला किया, ये कहा कि तुमने परीक्षण कैसे कर लिया, हम तो पाबंदी लगा देंगे। तो भारत, अटल बिहारी वाजपेयी जी अड़ गए, उन्होंने कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारे पड़ोस में 2 देश हैं, एक तो पाकिस्तान है, एक चाइना है, इन सब के पास खतरनाक हथियार हैं। हम यदि परमाणु बम नहीं बनाएंगे तो ये तो कभी भी हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो जब भारत झुका नहीं तो अमेरिका नरम पड़ा, उन्होंने कहा कि चलो तुम झुकने के लिए तैयार नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कर लो कि तुम अपनी एक पॉलिसी बना लो और पॉलिसी बना के ये तय कर लो कि तुम परमाणु का प्रयोग शांति के लिए करोगे और पहले प्रयोग नहीं करेंगे। तो भारत ने अपनी नीति बनाई कि हम परमाणु बम का प्रयोग पहले नहीं करेंगे, शांति के लिए करेंगे, लेकिन यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम उसको फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इस पॉलिसी में अभी आपने 6 महीने पहले देखा होगा, राजनाथ सिंह जी ने कुछ परिवर्तन किया 3-4 महीने पहले। वो परिवर्तन क्या किया, उन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो पहले प्रयोग ना करने का हमारा जो वादा है, जरूरी नहीं कि हम इसके ऊपर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ये सोचता था कि राजनाथ सिंह या भारत तो इतना शांतिप्रिय देश है कि ये तो कार्रवाई कर नहीं सकता। तो होता क्या था, तो वो बार बार आतंकवादी भेजता रहता था, कभी मुंबई में, कभी कश्मीर में, लगातार अटैक करता रहता था। अब जब वो एक बार अटैक करते हैं, जब उनको एक बार अटैक करने पर, एक सैनिक मारने पर जब उनके 10 सैनिक मरते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, कभी बालाकोट कोट होता है, कभी दूसरे एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो उसको पता लग गया कि अब भारत के अंदर कुछ हमने किया तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलने वाला है। तो अभी वो शांत बैठा हुआ है। तो ये जो 5 देश है जिन्होंने 1968 से पहले परमाणु हथियार बनाए थे, वो कौन कौन से देश थे? एक फ्रांस था, एक अमेरिका था, एक चाइना था, एक रशिया था और एक इंग्लैंड था। इन्होंने 1968 के बाद दादागिरी पूर्वक ये कहा कि 1968 के पास जो भी परमाणु बम का परीक्षण करेगा उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। तो भारत, उन्होंने संधि बनाई, संधि पे सारे देशों ने साइन कर दिए। भारत ने, इजराइल ने, पाकिस्तान ने और नॉर्थ कोरिया ने साइन नहीं किए। इन 4 देशों ने जब साइन नहीं किए तो भारत ने कहा कि ये जो ठीक है, हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास जो हथियार हैं उनको भी तो खत्म करो या उनके खत्म करने की कोई डेट तय करो। तो ये जो 5 दादागिरी दिखाते हैं जो देश हैं, और ये देश किसी के नहीं होते,
आज अमेरिका के हित हैं तो भारत के साथ हैं, रशिया के हित हैं तो भारत के साथ हैं। ये शक्ति के साथ होते हैं, ये बाजार के साथ होते हैं। इनको भारत के रूप में एक बड़ा बाजार दिखाई देता है। भारत यदि ताकतवर होगा तो ताकतवर होने का ये सब विरोध करते हैं। तो उस समय भारत ने कहा कि तुम अपने परमाणु बम खत्म करो, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे। जब भारत ने कहा कि परमाणु बम खत्म करने की कोई डेट तय कर दो, तो डेट तय करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए, 1974 में और 1998 में। और इन दोनों परीक्षणों के बाद जब भारत झुका नहीं तो अमेरिका को ही झुकना पड़ा। थोड़े बहुत प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन भारत संकल्पित था कि हमें विश्व शक्ति बनना है। तो 1998 के परमाणु परीक्षण में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सारी नीति, सारी योजना सब उनकी थी और उनके ऊपर डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा आशीर्वाद था, पूरा हाथ था कि तुम जो करो वो सही है। तो ये परमाणु परीक्षण हुआ, ये सारा कार्यक्रम हुआ। तो इन सारे कार्यक्रम के मूल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। भारत विश्व शक्ति बना, भारत महाशक्ति बना और आज भारत पूरी दुनिया में सीना तान कर खड़ा है कि अब पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि भारत एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक हथियारों के तौर पर बात करें तो रणनीतिक महाशक्ति है। अभी थोड़े दिन पहले एक और बड़ा काम किया गया, अंतरिक्ष में सैटेलाइट को गिराना। अब सारा काम सैटेलाइट से हो रहा है। मेरा जो इंटरनेट चल रहा है ये सैटेलाइट से है, फ़ोन चल रहा है ये सैटेलाइट से है, जितने हथियार हैं वो सारे कोऑर्डिनेशन हो रहा है सैटेलाइट से हो रहा है। यदि किसी ने हमारा सैटेलाइट मार दिया तो सारी प्रोग्रामिंग फेल हो जाएगी, सेना की मूवमेंट फेल हो जाएगी, जियो टैगिंग, जियो लोकेशन, सारी प्रोग्रामिंग सब डिस्टर्ब हो जाएगी। तो भारत ने 3, 4, 5 ये जो 5 देश हैं इनके पास ये शक्ति थी कि ये सैटेलाइट को मार सकते हैं। तो भारत ने अभी थोड़े दिन पहले मार्च या अप्रैल में एक अपने पुराने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में मारा और ये दिखाया कि भारत अंतरिक्ष में भी शक्तिशाली है। जब मारा तो दूसरे देशों ने शोर मचाया कि भारत ने तो अंतरिक्ष में कचरा फैला दिया, अंतरिक्ष के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी। तो भारत ने कहा कि जब तुम कर सकते हो तो हमें करने में क्या दिक्कत है। तुम जब अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट को मारने के लिए प्रैक्टिस करते हो, चीन करता है तो कोई दिक्कत नहीं, भारत करे तो दिक्कत है। तो हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं। और ये जो भारत अभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, तो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खरीदने का भी विरोध करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। अमेरिका है वो विरोध कर रहा है कि रशिया के साथ ये मत खरीदो, लेकिन भारत मान नहीं रहा है। वो कहता है हमें अपनी सुरक्षा के लिए इसकी ज़रूरत है, हम समय आने पर खुद डेवलप करेंगे। जब तक खुद डेवलप नहीं कर सकते तो 40,000 करोड़ का हम ये खरीदेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात कर रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते करते 2 विषयांतर हो गए। एक मूवी लास्ट ईयर आई थी, आपका समय लगे तो जरूर देखना, परमाणु के नाम से। उसमें 1998 में ये जो परमाणु बम का परीक्षण हुआ, इस परमाणु बम के परीक्षण के बारे में पूरी जानकारी दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में जो परमाणु बम का परीक्षण किया गया, इसके बारे में पूरी जानकारी इस मूवी में दी गई है। तो परमाणु मूवी है, इसमें कैसे टीम बनती है, कैसे योजना बनाते हैं, पोखरण में कैसे साइट के ऊपर जो परमाणु बम का परीक्षण करने के लिए जो अलग अलग इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई, कैसे भूकंप आएगा, कैसे नुकसान कम से कम हो, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, कंप्यूटर के ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको परमाणु बम को विस्फोट कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए पूरी तैयारी करने के लिए सैटेलाइट अमेरिका का आता है, तो उससे कैसे बचते हैं वो दिखाया गया है। जब कोई मूवी बनती है तो कुछ चीज़ें उसमें नाटकीयता लाने के लिए कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, लेकिन कमोबेश देखते हैं तो हमें उस मिशन का अंदाज़ा होता है। तो यूट्यूब के ऊपर या आपको अपने शहर में कोई डीवीडी मिल जाएगी, जॉन इब्राहिम की परमाणु के नाम से मूवी है, तो आपको समय लगे तो वो भी देख लीजिएगा। चंद्रयान, परमाणु, बाहुबली, ये कुछ अच्छी मूवी आई हैं जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। तो ये आप खुद भी देखें, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। और जैसे आज डॉक्टर कलाम की जयंती है, तो आप और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको डॉक्टर कलाम की कहानी जरूर सुनाएं, अपने शब्दों में सुनाएं। पूरी नहीं सुना सकें तो आधी अधूरी सुनाएं, देखकर अगर याद नहीं है तो कहीं लिखा हो तो पढ़कर सुनाएं, इंटरनेट के ऊपर पढ़ के सुनाएं। कोई वीडियो अच्छा है तो वीडियो आप सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केवल वैज्ञानिक नहीं थे, सादगी के बहुत व्यक्ति थे। बाद में जब वो राष्ट्रपति बने तो वो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको कांग्रेस का भी समर्थन था, जिनको बीजेपी का भी समर्थन था। और उनको जो राष्ट्रपति बनाने का काम है वो भी भारत की राष्ट्रवादी पार्टी ने किया। नहीं तो जो राष्ट्रवादी पार्टी से अलग जो दूसरी पार्टियां हैं वो तो उनको राष्ट्रपति बनाती हैं जो उनकी रसोई में काम करते हैं, उनके जो पार्टी में जो जिनको ये लगता है कि ये पार्टी में हमारे बहुत विश्वस्त हैं, लेकिन
बीजेपी ने ये एक अच्छा काम किया, उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो सेना के 3-4 ट्रक गए जहां पर वो रहते थे। उससे पहले वो सुरक्षा सलाहकार थे रक्षा विभाग के, तो वहां पर जहां वो रहते थे वहां पर 3-4 ट्रक गए, कुछ ऑफिसर गए कि जी आपको राष्ट्रपति अब बनाया जा रहा है, आप राष्ट्रपति हो गए हैं, तो चलिए आपका सामान शिफ्ट करवा देते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने 2 सूटकेस लेते हैं और वो कहते हैं मेरा सामान इतना ही है, ये ट्रक लाने की जरूरत नहीं थी, ये जो सारा सामान है ये तो कार में भी चला जाएगा। 2 सूटकेस लेकर वो राष्ट्रपति भवन में आए। राष्ट्रपति भवन में 5 साल रहे। ये जो राष्ट्रपति भवन 300 से ज़्यादा कमरों का बनाया गया था, ये अंग्रेजों ने अपने वैभव, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी वैभवता को दिखाने के लिए, अपने वायसराय के लिए बनाया था, भारत के लिए नहीं बनाया था। आज़ादी मिली तो राष्ट्रपति भवन, वायसराय हाउस को राष्ट्रपति भवन बना दिया गया। तो इसके अंदर 300-350 कमरे हैं और इसको देखकर लगता है कि ये किसी अमीर वैभवशाली सम्राट का, किसी राजा का महल है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह महसूस किया और राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम आदमी के लिए खोले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो पहले व्यक्ति थे, वो राष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति राजनीतिक नहीं कहा जाता, जिनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। ये पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति भवन में रहते थे तो राष्ट्रपति भवन में रहते हुए कितनी सादगी से रहते थे। उनके जो रसोई में एक काम करता है उसका इंटरव्यू जब हम देखते हैं तो वो कहता है जो डॉक्टर कलाम थे उन्होंने कभी हमें ये नहीं समझा कि हम यहाँ पर कर्मचारी हैं, वो हमें अपने परिवार की तरह समझते थे, हमारे बच्चों की भी वो चिंता करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने अच्छे थे, जिस दिन उनको पता लगा कि शिलोंग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हार्ट अटैक आया है तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला, उनको नींद नहीं आई। वो राष्ट्रपति होते हुए भी इतनी सादगी वाले थे कि वो किसी भी प्रकार का ढोंग आडंबर नहीं करते थे। एक बार उनके परिवार के कुछ लोग राष्ट्रपति भवन में रुकने के लिए आए, तो राष्ट्रपति भवन में वो जितने दिन रुके, जितना उन्होंने खाना खाया, उसका बिल 3.5 लाख रुपए के करीब राष्ट्रपति ने अपने पीए को बुलाया और उन्होंने कहा कि इनके रहने और खाने का खर्च राष्ट्रपति भवन के अकाउंट्स में नहीं जुड़ेगा, ये सब मैं पे करूंगा। तो उनको जो पेंशन मिलती थी डीआरडीओ से, इसरो से, उससे उन्होंने वो पे किया। अपने जब परिवार को, जब उनसे कुछ मिलने वाले उनके व्यक्तिगत लोग आए तो उनको लेने के लिए स्टेशन के ऊपर उन्होंने जो गाड़ी भेजी वो उन्होंने राष्ट्रपति भवन की गाड़ी नहीं भेजी, टैक्सी करवाकर उनको बुलाया। और वो जब एक बार जब वो हैदराबाद बने राष्ट्रपति बनने के बाद, तो उन्होंने 2 व्यक्तियों को अपने गवर्नर हाउस में मिलने के लिए बुलाया था। उसमें से एक व्यक्ति वो था, एक ढाबे का मालिक छोटा सा, जिनके यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम 1960 के दशक में जब हैदराबाद में रहते थे, जब उनकी इसरो से पहले पोस्टिंग थी, उस समय उनके यहाँ खाने खाते थे। और एक वो मोची था जिनके वहाँ वो जब उनका जूता टूट जाता था तो जूता सिलाई करने का काम करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतनी सादगी के व्यक्ति थे, जब उनकी डेथ हुई, जिस दिन वो शिलोंग में जा रहे हैं, तो उनके आगे, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति थे, जब राष्ट्रपति होकर वो हट चुके थे और हटने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन युवाओं के लिए, बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। तो युवाओं को, बच्चों के लिए समर्पित करने के बाद उनका एक सपना था कि 2020 में हमें भारत को विश्व शक्ति बनाना है। तो उनका एक ड्रीम था। उनकी एक पुस्तक भी आती है इंडिया 2020 के नाम से, आपका समय लगे तो आप कभी पढ़ लेना, पुस्तकें जरूर पढ़ें हम। तो उस समय उनका ड्रीम था कि भारत को विश्व शक्ति बनाया जाए। तो 2020 का उन्होंने एक ड्रीम देखा था। तो शिलोंग में जब वो जा रहे थे तो उनके सामने जो आगे जो गाड़ी थी, उस गाड़ी में जो आर्मी का जवान था, जो पुलिस का जवान था, वो खड़ा हुआ था। अब ये जो शिलोंग का रास्ता है ना, शिलोंग में कोई एयरपोर्ट नहीं है। शिलोंग यदि आप जाएंगे तो आपको गुवाहाटी से जाना पड़ेगा। गुवाहाटी से जब आप जाएंगे तो रास्ता लंबा होता है। तो जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पीछे गाड़ी में देखा कि ये जवान बहुत देर से खड़ा हुआ है, तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई, उस जवान को बुलाया और उसने कहा कि मैं देख रहा हूं काफी देर से आप खड़े हुए हो गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में। पुलिस का नियम होता है कि पुलिस की कानबाई जब चलती है तो उनकी जो जीप होती है, आप कभी अमरनाथ गए हों या कोई सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर आप गए हों, या कर्फ्यू जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर आप गए हों, बॉर्डर के इलाके पर आप गए हों, तो आप देखेंगे कि पुलिस की जीप चलेगी तो पुलिस की जीप में ऊपर की ओर निकला हुआ एक आदमी सामने देखेगा और एक आदमी पीछे की ओर देखेगा। ट्रक चलेगा तो ट्रक में भी ऐसा ही होगा। तो ये उनका नियम होता है ताकि सामने कुछ है, दाएं बाएं कुछ है, तो निकल के गोली चलाने की का अवसर ना मिले, तत्काल उसको शूट कर सकें, उसका उत्तर दे सकें। तो कलाम जी ने कहा कि आप बैठ जाओ आराम से, बहुत दूर तक जाना है और आप थक जाओगे। तो सिपाही ने इसके लिए उनका धन्यवाद और कहा, उन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी है,
मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, लेकिन आपने मेरा इतना ध्यान रखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कोई एक व्यक्ति ने, एक बच्ची ने अपना स्केच बनाकर उनका भेजा, कोई बहुत ऐसा नहीं कि वो कोई चित्रकार थी, तो भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने हाथ से कार्ड बनाकर उनको थैंक्स, उनको धन्यवाद का लेटर लिखा। मानवीयता के जितने गुण हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो मानवीयता के गुण थे वो कैसे थे, आप अंदाजा लगा लीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हम जब बात करते हैं तो जब वो एक बार स्विट्जरलैंड में जाते हैं, तो स्विट्जरलैंड में जब वो जाते हैं तो जिस दिन वो स्विट्जरलैंड में गए थे उस दिन को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तकों के बहुत ज्यादा शौकीन थे। जब वो राष्ट्रपति भवन से वापस जाते हैं तो उनके पास वही 2 सूटकेस होते हैं, और जब वो राष्ट्रपति भवन से वापस जाते हैं तो थोड़े दिन बाद जो कुछ उनको मिला था, अपने सारी चीजें तो वहीं छोड़ देते हैं, केवल अपने 2 जोड़ी कपड़े, एक घड़ी, एक चश्मा, 1-2 जोड़ी जूते, ये उनके साथ होते हैं, यही उनकी पूरी संपत्ति थी। उनकी जो बैंक अकाउंट था, जो एफडी थी, जो सारी चीजें थी, वो उनको भी दान कर देते हैं। जब किसी ने पूछा कि आपने ये दान क्यों कर दिया, उन्होंने कहा कि अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूं तो मेरे रहने का इंतजाम भी सरकार कर रही है, खाने का इंतजाम भी सरकार कर रही है, बीमार हो जाऊंगा तो सरकार सारी व्यवस्था कर देगी, तो मुझे अब पैसे रखने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कोई भी पैसा अपने पास नहीं रखा, सारा पैसा दान कर दिया। एक ऋषि जो करता है, अपने पास कुछ नहीं, जो है समाज का है, समाज को सब कुछ दे दिया, वैसे ऋषि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तकें बहुत पढ़ते थे। जब वो राष्ट्रपति भवन से गए तो उनके पास कुछ पुस्तकें थी केवल, बाकी 2 जोड़ी पहनने के कपड़े थे। तो कलाम कहते थे कि जो पुस्तकें हैं ये मेरे मित्र की तरह हैं, इन्होंने हाथ पकड़कर मुझे चलने का रास्ता दिखाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद आने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 4 चीजें मानते थे जो सफलता के लिए जरूरी हैं। वो कहते हैं सफलता के लिए एक तो बड़ा लक्ष्य होना जरूरी है, दूसरा लगातार स्वाध्याय करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, फिर तीसरा कठिन परिश्रम करना, और चौथा दृढ़तापूर्वक संकल्प के ऊपर अडिग रहना, ताकि कोई बाधा आए तो भी मजबूती के साथ खड़े रहें। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो किया, आज जो हम आर्मी की मजबूती देख रहे हैं, जो टैंक देख रहे हैं, आज जो सर्जिकल स्ट्राइक हम कर पा रहे हैं, आज जो हम पूरी दुनिया को उत्तर दे पा रहे हैं, आज हम चांद पर जाने की जो बात कर रहे हैं, मंगल पर जाने की जो बात कर रहे हैं, हमारा जो मिशन मंगल था, वो मिशन मंगल तो इतना सस्ता था कि इतने में तो हॉलीवुड की एक मूवी बनी थी मार्स के नाम से, उस मूवी को बनाने में जितना खर्चा आया था उससे कम में तो हमने मिशन मंगल के ऊपर अपना यान भेज दिया था। तो इतनी किफायत के साथ काम किया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी सफलता कोई पहली बार में नहीं मिली। एसएलवी छोड़ा, वो फेल हुआ। अग्नि मिसाइल छोड़ी, 3 बार फेल हुई, लोगों ने कार्टून बनाया। जब मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर लगे, जब सैटेलाइट के प्रोग्राम के ऊपर लगे, तो लगने से पहले उनके जो वरिष्ठ हैं, मेंटर हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो चले गए, जीजाजी चले गए। और जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में पढ़ने के बाद जब इनको इंजीनियरिंग करनी थी, तो इंजीनियरिंग करने के बाद एडमिशन के पैसे नहीं थे, तो पैसे इनकी बड़ी बहन ने जेवर बेच के दिए। और जब जेवर बेचकर इनके लिए पैसे चुकाए तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने कहा कि अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे लिए मेरे परिवार ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, तो मैं इनके लिए एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाऊंगा और इन सब को रिटर्न में, वापसी में खुशी दूंगा। अब मुझे फेल नहीं होना, दुनिया को दिखाना है। तो ये संकल्प उसी समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कर लिया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और कैसे थे कि जब उनके कार्टून बन रहे हैं, जब उनकी आलोचना हो रही है, तो वो विचलित नहीं होते हैं, वो लगे हुए हैं। जीजाजी की डेथ हो गई, मेंटर विक्रम साराभाई की डेथ, जीजाजी की डेथ, पिताजी की डेथ, माताजी की डेथ, जो कार्य कर रहे हैं लैब में विस्फोट होता है, एक वैज्ञानिक गंभीर घायल हो जाता है और ये लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो भी अपने मार्ग के ऊपर अडिग रहते हैं कि आज नहीं तो कल अगर मैं निष्ठापूर्वक लगा रहा हूं तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और कैसे थे, एक बार आईआईटी के बीएचयू, जो बनारस में जो आईआईटी है, उसमें एक बार वो जब राष्ट्रपति थे तो दीक्षांत समारोह में गए, और दीक्षांत समारोह में गए तो उन्होंने देखा कि मंच के ऊपर 6 कुर्सियां लगी हुई हैं, उनमें से एक जो बीच वाली कुर्सी है वो थोड़ी सी बड़ी है, बाकी कुर्सियां छोटी हैं।
वीसी को वहाँ पर रहना था, गवर्नर को रहना था, दूसरे कुछ लोगों को रहना था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि मैं इस बीच वाली कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, इसके ऊपर वीसी साहब आप बैठिए, आप इस संस्थान का संचालन करते हैं तो आपको सम्मान मिलना चाहिए। तो वीसी कैसे बैठ सकता है, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति हैं। तो डॉक्टर कलाम उस ऊंची कुर्सी के ऊपर नहीं बैठे, फिर बाद में सबके बराबर कुर्सी मंगवानी पड़ी। मैं यदि यहाँ डीसी के ऑफिस में भी जाता हूँ, अभी पिछले महीने उत्तर प्रदेश के एक डीसी के ऑफिस में जाना हुआ, सीएम के ऑफिस में जाते हैं तो ऐसी ऐसी कुर्सियां लगी रहती हैं जिनमें 2-2 इंच का अंतर होता है कि ये मुख्य सचिव की, ये सचिव की, ये मिनिस्टर की, ये चीफ मिनिस्टर की, ये डिप्टी मिनिस्टर की, तो कुर्सी का झगड़ा होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी विचलित नहीं होते थे, कुर्सी के नाम से झगड़ा नहीं करते थे। तो ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कुछ विचारों की हम बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ विचार ऐसे हैं कि सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको एक संदेश मिलेगा, बल्कि असफलता की कहानियां पढ़ो जिससे सफल होने के आइडियाज मिलेंगे। वो आगे कहते हैं कि शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो या हमारे जीवन का हो। वो कहते हैं कि सपने सच तब होंगे जब आप सपने देखोगे। और फिर वो आगे वही कहते हैं, उनकी कोट बड़ी पॉपुलर है, हरिओम पवार जी बहुत कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो जिनको देखने के बाद नींद ना आए। वो कहते हैं कि एक मूर्ख है वो जीनियस बन सकता है बशर्ते कि वो माने कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है कि मैं जीनियस हो गया। वो कहते हैं वैज्ञानिक वही है जो रोज खोज करता रहे, रोज अनुष्ठान करता रहे, जो रोज अनुसंधान करना चाहता रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब बरसात होती है तो पक्षी आसरा देखते हैं और जो बाज होता है वो आसरा नहीं देखता, वो बादलों के ऊपर उड़ता है। इसी प्रकार वो कहता है समस्याएं सभी के सामने आती हैं, लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं, बाज की तरह ऊपर उड़ के करते हैं या पक्षी की तरह उनसे बचकर आसरा देखने में करते हैं। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आगे कहते हैं कि इंतजार करने वाले को केवल उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब जो मेहनत करते हैं, हिम्मत करते हैं, वो जो छोड़ देते हैं उसके बाद इंतजार करने वालों को मिलता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। सपने देखें और मेहनत करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये मानते थे कि यदि हम छोटा लक्ष्य रखते हैं तो ये अपराध है। जिंदगी और समय को वो सबसे बड़ा अध्यापक मानते थे। वो कहते हैं कि जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है और सही समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। वो मानते थे कि भगवान ने हम सबके मस्तिष्क में और व्यक्तित्व में असीमित क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वीणा बजाते थे। जब कोई मिसाइल लॉन्च सफल हो जाता था तो वो पार्टी नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे, पूरे शाकाहारी थे। मुसलमान होते हुए भी पूरी तरह से शाकाहारी थे और गीता को पढ़ते थे, उपनिषद को पढ़ते थे, वेद को पढ़ते थे, कुरान को भी पढ़ते थे। कुरान भी माना उन्होंने, लेकिन साथ साथ में गीता को भी पढ़ते थे। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे, धर्म के आधार पर उनके मस्तिष्क में कोई संकीर्णताएं नहीं थी। वो कहते थे कि हमारे मस्तिष्क में भगवान ने असीमित क्षमताएं दी हैं। ईश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जब ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं और प्रकृति का अच्छा करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो ये विकसित होती हैं। वो कहते हैं जब आपके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाएं तो वो सफलता की निशानी है। वो आगे कहते थे कि कठिनाइयां जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, इन कठिनाइयों के बिना आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। वो एक बात और कहते थे बार बार, वो कहते थे कि यदि सूरज की तरह आप चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। सूरज की तरह जलेंगे तो सूरज की जगह तरह चमक सकते हैं। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ विचारों की हमने बात की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। उनकी जयंती पर हम उनको स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके जीवन के बारे में आज हम पूरे भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुबह सुबह फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया है, ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी डाला है। और एक और अंतिम बात, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पतंजलि योगपीठ से बहुत प्यार करते थे।
पतंजलि योगपीठ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 2 से 3 बार आना हुआ। राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पूज्य स्वामी जी महाराज को बुलाया और वहां पर जितनी मुझे जानकारी है वहां पर योग शिविर भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले पूज्य स्वामी जी महाराज का लगवाया था। पूज्य स्वामी जी महाराज के कामों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुक्त कंठ से पतंजलि के कामों की सराहना करते थे। योग में प्राणायाम में उनकी अनन्य निष्ठा थी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पतंजलि की सारी गतिविधियों को, जब पतंजलि योगपीठ 2006 में नया नया बना था तो उस समय बहुत अच्छे से देखा हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे वैज्ञानिक थे जो पतंजलि योगपीठ से प्रेम करते थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज के फेसबुक पेज से, श्रद्धेय आचार्य जी के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से कुछ उस समय की फोटोग्राफ भी ट्वीट और पोस्ट की गई हैं। आपका समय लगे तो उनको जरूर आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक और हमारे भारत में बने, ऐसा भारत हमें बनाना है। हम और आप कुछ और नहीं कर सकें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की तारीफ कर सकते हैं, उनकी कहानी को सुना सकते हैं, उनकी कहानी को बना सकते हैं। तो आइए हम वैज्ञानिक भारत बनाएंगे, विश्व गुरु भारत बनाएंगे और इसके लिए आज हम उनकी जयंती पर नमन करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आप अपने शब्दों में आप कहना शुरू करें, लिखना शुरू करें, बोलना शुरू करें, पोस्टर बनाना शुरू करें, वीडियो बनाना शुरू करें। हमें पूरे देश में एक वातावरण बनाना है। जितने अच्छे हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, जितने ऋषि हुए हैं, भारत के अंदर जितनी गौरव की बात है, भारत के गौरव का गान हमें करना है, भारत का यशगान करना है। बच्चे बच्चे तक भारत के गौरव की गाथा को पहुंचाना है ताकि उसके अंदर गर्व हो कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हम हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जय भारत।